हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ये घटना चक्र की बुक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। इसमें नॉन कार्डेट में आप प्रोटोजोआ का देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखते हैं पोरीफेरा से। ठीक, पोरीफेरा से। और जो प्रोटोजोआ का है वो वीडियो उसको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक अलग से हम वो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, तो उसमें मिल जाएगा। एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। देखिए, थोड़ा इस पीडीएफ में हल्का सा धुंधला दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, अभी पेज से सही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि स्कान कैनाल सिस्टम फाउंड इन, यानी स्कनॉइड भी इसी को आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे स्कनॉइड कैनाल सिस्टम फाउंड इन। स्कनॉइड कैनाल सिस्टम किस में देखने को मिलता है? क्या ये ग्रैंटिया में देखने को मिलेगा, या स्काइफा, या ल्यूकोसोलोनिया, या स्पंजिला? तो ल्यूकोसोलोनिया में आपको स्कान टाइप, ठीक, स्कान टाइप। यहाँ नीचे ज़रा देखिए, सब दिए गया है इसका एक्सप्लेनेशन। तो कैनाल सिस्टम की उपस्थिति स्पंजों का विशेष लक्षण है। स्पंजों की जो बॉडी वॉल होती है, देह भित्ति होती है, उसमें नाल प्रणाली होती है। यह कई प्रकार की होती है, जैसे स्कान टाइप, साइकान टाइप, ल्यूकान टाइप इत्यादि। इनमें स्कान सबसे सरल प्रकार की प्रणाली है। जो स्कान है यह सबसे सरल प्रकार की प्रणाली है। यह ल्यूकोसोलेनिया स्पंज में पाई जाती है। साइकान अगर पूछा जाए तो स्काइफा यानी कि साइकान में ही यह देखने को मिलती है, जबकि ल्यूकान टाइप जो इसका कैनाल सिस्टम होता है वह स्पंजिला में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। साइकान में निषेचन होता है। देखिए, साइकान में निषेचन होता है, इसको इंग्लिश में देखिए ज़रा। फर्टिलाइजेशन इन साइकान अकर्स। फर्टिलाइजेशन इन साइकान अकर्स। फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन, यह साइकान में कैसा होगा? क्या एक्सटर्नली इन वाटर होगा, एक्सटर्नली इन वाटर, या इंटरनली इन स्पंजोसील, या ऑन दी बॉडी सरफेस, या इंटरनली इन दी मेसेनकाइम? तो देखिए, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है साइकान में, वह इंटरनली इन मेसेनकाइम में देखने को मिलता है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साइकान जो है, साइकान पोरीफेरा संघ का एक ये मैराइन यानी समुद्री जीव है। साइकान में कोई विशेष जनन अंग नहीं होता। साइकान एक द्विलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट प्राणी है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के युग्मक का विकास एक ही प्राणी में होता है। कहने का मतलब, द्विलिंगी कहने का तात्पर्य ये है कि नर और मादा जो है वो एक ही बॉडी में है। तो इनका विकास अमीबोसाइट सेल से होता है। और प्रोटोगाइनी यानी मादा युग्मक नर युग्मक के पूर्व परिपक्व, अगर ये देखिए, जैसे मादा युग्मक जो है नर युग्मक के पहले अगर मैच्योर होता है तो उसी को प्रोटोगाइनी कहते हैं। ठीक, इसके कारण साइकान में क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। साइकान द्वारा जल में मुक्त किए गए शुक्राणु जब किसी अन्य साइकान के अंदर छिद्रों के द्वारा प्रवेश करते हैं तो मीजोग्लिया में उपस्थित मादा युग्मक को ये निषेचित करते हैं। तो देखिए, इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। मीजोग्लिया में उपस्थित मादा युग्मक कहाँ पर उपस्थित होता है? मीजोग्लिया में। तो वहीं पर ये क्या होगा? निषेचित करते हैं। अब इसमें आपको ये थोड़ा सा जानना था केवल कि निषेचन कैसा होता है। तो ये आप जानते रहिए कहाँ पर होता है? मेसेनकाइम में, इंटरनली इन मेसेनकाइम। ठीक, कभी यह जैसे पूछ लिया गया कि फर्टिलाइजेशन इन साइकान अकर्स, तो इंटरनली इन मेसेनकाइम। ठीक, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? मोती उद्योग के लिए विच स्पंज इज डिट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? तो ये देख रहे हैं, क्लियोना जो होता है यह पर्ल
इंडस्ट्री में पर्ल इंडस्ट्री जो होता है यानी कि मोती उद्योग जो होता है उसके लिए यह क्लियोना जो स्पंज है ये क्या है, हानिकारक होता है। ठीक, क्लियोना देखिए ज़रा इसके बारे में, इसे बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। क्लियोना को सामान्यतः बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। यह स्पंज ऑयस्टर, मोती प्रदान करने वाला मोलस्का है ऑयस्टर, तथा मसेल यानी खाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी खोल में सुरंग यानी कि पोरस अर्थात छिद्र बना होता है, पोर बना होता है तथा इन्हें नष्ट कर देता है। ठीक, साइक्यान का पोला ब्लास्टुला है। अब देखिए दी हालो ब्लास्टुला ऑफ साइक्यान इज, इसमें से हालो ब्लास्टुला कौन है साइक्यान का, तो देखिए दिया है यहाँ स्टीरोब्लास्टुला या सीलोब्लास्टुला, स्टोमोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला। तो साइक्यान का जो पोला यानी कि हालो ब्लास्टुला जो होता है वो स्टोमोब्लास्टुला होता है। इसमें ज़रा एक्सप्लेनेशन इसका देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि निषेचित जो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट या निषेचित अंडा आप कहते हैं, है ना, अंडे एग के बार बार विभाजन से ब्लास्टुला का विकास होता है। ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुला का विकास होगा और ब्लास्टुला की कोशिकाएं एक एपिथेलियल स्तर बनाती हैं जिसे ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ठीक, और ब्लास्टुला के भीतर तरल द्रव से भरी हुई गुहा कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। साइक्यान में स्टोमोब्लास्टुला यानी ब्लास्टुला का एक प्रकार है, ये पाया जाता है। साइक्यान में ध्यान रहे स्टोमोब्लास्टुला, ठीक, हालो ब्लास्टुला होता है यही। स्टोमोब्लास्टुला एम्फीब्लास्टुला के विकास के समय बनी संरचना है जिससे ब्लास्टुला खुलकर पार्श्व की कोशिकाओं को ये निगल जाता है। तो ये जानते रहिए कि हालो ब्लास्टुला ऑफ साइक्यान इज स्टोमोब्लास्टुला। आगे देखते हैं हम लोग, ये अलवणीय जल का स्पंज है। अलवणीय जल कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा स्पंज जो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो स्पंजिला, ये तो याद होगा, स्पंजिला है जो फ्रेश वाटर स्पंज है। अधिकांशतः स्पंज समुद्री जल में पाए जाते हैं, मैराइन वाटर होते हैं। ठीक, जबकि कुछ ताजे जल या अलवणीय जल में पाए जाते हैं, कुछ ही बहुत ही कम स्पंज पाए जाते हैं। तो स्पंजिला एक ऐसा स्पंज है जो अलवणीय जल में पाया जाता है। ठीक, ये नेक्स्ट देखें, लिटोरल फार्म ऑफ एनिमल इज फाउंड। लिटोरल फार्म क्या है, लिटोरल फार्म ज़रा देखें, जैसे जो समुद्र के किनारे पर रहने वाले जंतु, ठीक, समुद्र के किनारे जो रहते हैं उन्हीं को लिटोरल कहते हैं। तो समुद्र के किनारे कौन सा पाया जाता है, तो ऐसे ही आप जानते रहिए लिटोरल फार्म मतलब समुद्र के किनारे, इन सी वाटर नियर दी शोर, है ना, इन सी वाटर नियर दी शोर, समुद्री जल के किनारे। तो यहाँ से देख लीजिए, समुद्री किनारे पर रहने वाले जंतुओं को लिटोरल एनिमल कहते हैं यानी बेलांचली जंतु कहते हैं। गहरे समुद्र में जो रहते हैं उन्हें पेलाजिक कहते हैं। समुद्र की तली में नीचे की ओर जो रहते हैं समुद्र की तली में, तो उसी को आप बेंथिक कहते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा पूछता है, कभी पूछ लेगा जैसे कि जो समुद्र के किनारे होते हैं तो उन्हें लिटोरल कहेंगे, अगर गहरे समुद्र की बात कर दे तब वो पेलाजिक होगा, समुद्र की तली में अगर कहता है तो बेंथिक होगा। ठीक, स्पंजों में कंटकियाएँ बनती हैं। स्पंजों में स्पिक्यूल्स ऑफ स्पंज आर फार्म्ड बाई, किससे बना होता है, तो देखिए पोरोसाइट्स, ये पिनेकोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट से ही बने होते हैं ये। ठीक, तो ये थोड़ा सा जानते रहे। थीसोसाइट जो है ये तो उसको भोजन देता है। यहाँ सब दिए गया है, आप एक बार ज़रा देखिए। जैसे पूछ लेगा स्क्लेरोब्लास्ट क्या है, तो ये कंटकियाँ स्पिक्यूल का निर्माण करती हैं। थीसोसाइट देखिए खाद्य पदार्थों का ये क्या करता है, स्टोरेज मतलब संग्रह करता है। आर्कियोसाइट क्या है, ये टोटीपोटेंट होती हैं। कोई कोशिका अगर जैसे किसी तरीके से चोट उसमें लग गई
तो उसको ये पुनः बना देती है, मतलब किसी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकती है, अर्थात दूसरे कोशिका में बदल सकती है या बना सकती है। ट्रोफोसाइट क्या है? ये भोजन प्रदान करना। ट्रोफोसाइट भोजन प्रदान करना और भोजन का संचय करना थीसोसाइट। क्रोमोसाइट कहा जाए तो उत्सर्जी पदार्थ तथा रंगा पदार्थ, अर्थात आप कह सकते हैं कि क्रोमोसाइट जो होता है ये एक्सक्रिएटरी मटेरियल के लिए ये क्रोमोसाइट जो है ये जिम्मेदार होती है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि स्क्लेरोब्लास्ट जो है स्पिक्यूल बनाता है, थीसोसाइट खाद्य पदार्थों को संग्रह करता है, आर्कियोसाइट टोटिपोटेंसी के लिए होता है, मतलब कोई सेल अगर नष्ट हो गई तो उसको बनाने में ये सहयोग करता है, और ट्रोफोसाइट जो है भोजन प्रदान करना, क्रोमोसाइट उत्सर्जी पदार्थ तथा रंग पदार्थ के लिए है। अगला देखें, ल्यूकोसोलोनिया के देहभित्ति में उपस्थित मुख्य प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो कोशिकाएं तो यही हैं, थोड़ा इंग्लिश में इसको देखिए द प्रिंसिपल सेल टाइप्स प्रेजेंट इन द बॉडी वॉल ऑफ ल्यूकोसोलोनिया पूछ रहा है। तो ल्यूकोसोलोनिया में आप याद रखे रहिए PPCA है ना, PPCA मतलब पिनेकोसाइट, फिर पोरोसाइट, फिर कोएनोसाइट, फिर अमोइबोसाइट। तो PPCA ल्यूकोसोलोनिया के लिए ये क्या है? सेल के प्रकार हैं जो उसमें उसके बॉडी वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, PPCA याद रखे रहें। देखिए ज़रा यहाँ से, ल्यूकोसोलोनिया पोरिफेरा संघ का एक समुद्री स्पंज है। इसकी देह भित्ति जो है वो परतों से बनी होती है। बाहरी परत को एपिडर्मिस पिनेकोडर्म कहते हैं, है ना, जिसकी कोशिकाएं जो हैं वो चपटे आकार की होती हैं। इन्हें पिनेकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। भीतरी परत एंडोडर्मिस है, इसकी कोशिकाओं को कोएनोसाइट कहा जाता है। बाहरी और भीतरी परत के मध्य जेल के रूप में मौजूद पदार्थ होता है जिसमें मिजोग्लिया कहलाता है। वही कहाँ होगा? बाहर, अर्थात आउटर और इनर, उन्हीं जो दोनों परत हैं उन्हीं के मध्य में जेल के रूप में मिजोग्लिया होता है। इसमें अनियमित प्रकार की कोशिकाएं अमीबोसाइट पाई जाती हैं। देह भित्ति में उपस्थित छिद्रों को घेरने वाली कोशिकाएं पोरोसाइट कहलाती हैं। ठीक, आगे देखिए, मेटाजोआ प्राणियों का उद्गम जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे कहते हैं मेटाजोआ। ओरिजिन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मेटाजोआ फ्रॉम ए सिंगल स्टॉक इज कॉल्ड। तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन कहते हैं। मोनो का मतलब होता एक, है ना, एक से, सिंगल से हुआ है, और उसी से आप जान रहे हैं कि मेटाजोआ प्राणियों का उद्गम हुआ है। तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन उसे कहेंगे। ठीक है, देखिए ये अब देखिए ओरिजिन जो है यहाँ पर ज़रा चेक करिए, देखिए कुछ कटा हुआ है। तो ये आपका प्रोटोजोआ से मेटाजोआ आप कहेंगे। प्रोटोजोआ से मेटाजोआ का उद्गम जो है वो 3 प्रमुख सिद्धांत पर कार्य करता है। एक होता है कॉलोनियल थियरी होती है ये थियरी, और दूसरा है सिनकाइट्रियल थियरी होती है, और ये पॉलीफाइलेटिक थियरी होती है। तो इसमें कॉलोनियल सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है, जिसमें एक वंशीय उद्भव के आधार पर बनाया गया है। जानवर जो समुद्र के तल में रहता है, अब देखिए यही प्रश्न वही पूछ रहा है, जैसे जो तल में रहेगा, अगर जैसे यहाँ देखिए ऐसा है, यहाँ तल में अगर जो है तो बेंथिक कहलाता है। ठीक, बेंथिक है। तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए। अब यहाँ देखिए मिलेगा आपको, यहाँ बेंथिक समुद्र के तल पर रहने वाले जंतु हैं। लोटिक क्या होते हैं? बहते हुए ताज़े जल में रहने वाले जंतु को लोटिक कहते हैं। और लेंटिक क्या है? स्थल जलाशयों में रहने वाले जंतु। स्थिर, जैसे जल न बहने वाला हो, बहते हुए ताज़े जल में रहने वाले को लोटिक। वैसे लोटिक मतलब वो
बह रहा है ना, तो लोटिक। लेंटिक क्या है? स्थिर जल है ना, तो रुका हुआ जल आप कहेंगे, जैसे तालाब का जल हुआ, ठीक, उसमें जो अगर जीव है तो लेंटिक है। और पेलैजिक तो समुद्र के जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतु को हम क्या कहते हैं? पेलैजिक कहते हैं। और आगे देखते हैं जंतुओं के एबाइसल रूप, बहुत ही गहरा, ध्यान दें, एबाइसल अगर कभी कह दिए जाए, एबाइसल फॉर्म ऑफ एनिमल आर फाउंड इन, जंतुओं के एबाइसल रूप गहरे समुद्र, मतलब बहुत ही गहराई में, गहराई की बात है यहाँ। एबाइसल का मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई में, गहरे समुद्र के लिए ये टर्म यूज किया जाता है एबाइसल, तो डीप सी, इसमें थोड़ा सा याद रखना है। गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो लगभग दिख रहे हैं 4000-7000 मीटर तक अधिक गहराई में पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं 4 से 7 किलोमीटर गहरा, ठीक, वो एबाइसल कहलाता है। देखिए आगे बाथ स्पंज। बाथ स्पंज तो आप जान रहे हैं, ये यू स्पंज, ये को बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक। यूप्लेक्टेला, वो यूप्लेक्टेला वही, ये तो वो वीनस फ्लावर इसी को कहते हैं, है ना, वीनस फ्लावर। देखिए यहाँ यू स्पंजिए का साधारण नाम बाथ स्पंज है। इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी हार्नी स्पंजी तंतुओं का बना होता है। तंतु जो होते हैं वो हार्नी और स्पंजी होते हैं, उन्हीं से बना होता है ये बाथ स्पंज। कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा लिया जाता है तथा इसे स्नान के लिए प्रयुक्त करते हैं, मतलब बाथ स्पंज है ना ये। और ये यूप्लेक्टेला भी आपको आगे मिलने वाला है जस्ट। निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन संचय करती हैं? तो थीसोसाइट अभी आपने देखा था, है ना, थीसोसाइट जो होती हैं ये किसके लिए है? तो रिजर्व फूड इन स्पंजेज के लिए होती हैं। तो स्पंज की देह भित्ति में 3 स्तर होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इनमें थीसोसाइट मीजोफिल मध्य स्तर में होती हैं जो भोजन संचय कार्य करती हैं। ट्रोफोसाइट भी मीजोफिल स्तर में होती हैं, इनका कार्य पोषण प्रदान करना होता है। पिनेकोसाइट बाहरी स्तर तथा कोएनोसाइट भीतरी स्तर होता है, और इन्हीं के मध्य में मीजोग्लिया पाया जाता है जो मुख्यतः रक्षात्मक स्तर बनाते हैं। ये स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएँ होती हैं। कसाब युक्त, जरा देखें यहाँ इंग्लिश में देखिए, फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेज आर कॉल्ड। फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला, तो कोएनोसाइट में फ्लैजिला देखने को मिलता है ना, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला जैसा देखने को मिलता है। स्पंज में कोएनोसाइट या कॉलर कोशिकाएँ कसाब युक्त फ्लैजिलेटेड होती हैं। ये कोशिकाएँ स्पंज की देह भित्ति यानी बॉडी वॉल का सबसे भीतरी स्तर बनाती हैं। स्पंज में कसाब युक्त कोशिकाएँ हैं। फ्लैजिलेटेड सेल इन स्पंजेज आर, तो ये तो आप देख चुके हैं अभी जस्ट, कोएनोसाइट है, वही बात फिर से इसमें दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। देखिए सिलिकिया फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूलेज। सिलिकिया में कंटिकिया के निर्माण के लिए सिलिकिया जो है किसका निर्माण करती है? तो आप जानते हैं स्पंज द्वारा समुद्री जल से ये निष्कर्षित किया जाता है। तो सिलिकिया में कंटिकिया के निर्माण के लिए सिलिकिया जो है ये स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कर्षित किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पंज फ्रॉम द सी वाटर। तो यहाँ देखिए बॉडी वॉल जो होती है स्पंज की, इसमें मीजोफिल स्तर में स्थित स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएँ स्पिक्यूल का श्रवण करती हैं। कौन करता है? स्क्लेरोब्लास्ट। और इसके निर्माण के लिए ये समुद्री जल द्वारा सिलिका का ये एक्सट्रैक्शन यानी निष्कर्षित करती हैं। पैरागैस्ट्रिक कैविटी के दूसरा नाम क्या है? पैरागैस्ट्रिक कैविटी को ही स्पंजोसील कहते हैं, ठीक। स्पंजोसील किसे कहेंगे? पैरागैस्ट्रिक कैविटी को ही स्पंजोसील कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ये आपका यहाँ से, यहाँ देखिए ये स्पंजों की केंद्रीय गुहा को स्पंजोसील कहते हैं। इसी को पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी को स्पंजोसील कहते हैं, जानते रहिए। देखिए समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? तो ये क्या सिलेंट्रेटा में आएगा,
या टिनोफोरा में या स्पंज में या हेमिकार्डेटा में। समुद्री अखरोट सी वालनट है। सी वालनट ये ज़रा देखिए किस में आएगा, तो ये यहाँ से ज़रा देखिए टिनोफोरा संघ के जंतुओं को कहते हैं। टिनोफोरा जो संघ के जंतु हैं इन्हीं को समुद्री अखरोट कहा जाता है। इन्हें कॉम जेली या समुद्री अखरोट कहते हैं क्योंकि इनके शरीर पर 8 अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल प्लेट पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हैं आपके कोरीफेरस संबंधित जो क्वेश्चन थे, आए हुए क्वेश्चन वो थे। अब सिलेंट्रेटा भी हम लोग देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा ज़रा देखें तो कॉमन नेम ऑफ फंजिया इज, फंजिया का कॉमन नेम क्या है, तो मशरूम कोरल होता है। फंजिया को ही मशरूम कोरल के नाम से जानते हैं। फंजिया का साधारण नाम वही कुकुरमुत्ता कोरल या मशरूम कोरल है। एक रेड कोरल, कोरेलियम, मस्तिष्क कोरल, ब्रेन कोरल, मिएंड्रिना या आर्गन पाइप कोरल, ट्यूबिपोरा को कहते हैं। आर्गन पाइप, ट्यूबिपोरा। ठीक, अगर कहा जाए ये ब्रेन कोरल तो मिएंड्रिना, और पूछा जाए रेड कोरल तो कोरेलियम। ठीक, थोड़ा सा बहुरूपता देखी जाती है। पॉलीमार्फिज्म किस में देखने को मिलता है, तो पॉलीमार्फिज्म इसी में आप जानते हैं सिलेंट्रेटा में ही देखने को मिलता है। देखिए सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में शरीर के कई रूप देखे जाते हैं जिन्हें पॉलीमार्फिज्म कहते हैं। ये मुख्यतः 2 रूपों में होते हैं, एक पॉलिप में और दूसरा मेडुसा फॉर्म में होता है। 2 रूप होते हैं। तो मेडुसा जो होता है ना यही सेक्सुअल होता है। ये क्या होता है, सेक्सुअल। ठीक, और ये क्या है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल, ठीक, एसेक्सुअल होता है। तो देखें मेटाजेनेसिस पाया जाता है। यहाँ देखें मेटाजेनेसिस अकर इन ओबिलिया में मेटाजेनेसिस होता है। ओबिलिया में मेटाजेनेसिस पाया जाता है। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतु में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र में ये पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक दूसरे में ये चेंज होते रहते हैं। इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के, तो ये तो अभी आप जान गए है ना, हाइड्राजोआ। हाइड्राजोआ जो है, अब इसमें भी कई क्लास होते हैं ना, तो हाइड्राजोआ जो इसका क्लास है उसी में देखने को मिलता है। हाइड्राजोआ में मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन मेंबर्स ऑफ क्लास हाइड्राजोआ। हाइड्रोजोआ के क्लास में देखने को मिलता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में अलैंगिक तथा लैंगिक अवस्थाओं का जीवन चक्र, पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है। इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। सामान्यतः वर्ग हाइड्राजोआ के जंतुओं जैसे ओबिलिया हुआ, ओबिलिया हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है, आदि में मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस की परिघटना देखने को मिलती है। तो फिर मेटाजेनेसिस किस परिघटना किस में देखने को मिलती है, अब देखिए प्रोटोजोन्स में तो नहीं, स्पंजेज में भी नहीं, सिलेंट्रेट में ही देखने को मिलता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका वो दिया है एक्सप्लेनेशन। सिलेंट्रेटा संघ के कुछ जंतुओं में पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। इसमें मुख्य रूप देखिए 2 मुख्य रूप हैं, एक पॉलिप स्टेज और एक मेडुसा। इस पॉलिप अलैंगिक है, एसेक्सुअल, और मेडुसा का निर्माण करता है। देखिए, तथा मेडुसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप का निर्माण करता है। तो मेडुसा देखिए लैंगिक है, मेडुसा एम से शुरू है। ठीक, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, ये जानते रहिए। और इसी तरीके से पीढ़ी एकांतरण को ही मेटाजेनेसिस कहते हैं। एक त्रिज्यतः मतलब रेडियली, देखिए रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल विथ डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू ओनली विल बी प्लेस्ड इन टिश्यू। टिश्यू तो आप जान रहे हैं निडेरिया, निडेरिया को ही आप सिलेंट्रेटा कहते हैं। निडेरिया को ही क्या कहेंगे, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, ठीक, तो आगे देखते हैं।
संग निडेरिया, वही फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है तथा इनका जो शरीर होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। और पोरीफेरा कैसा था? सेलुलर था, ठीक है। और यह कैसा है? टिश्यू लेवल का। आगे देखें, ये इफायरिया लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है? इफायरिया लार्वा, इफायरिया याद किए रहिए, इफायरिया आरेलिया, ठीक। इफायरिया जो है वो आरेलिया में देखने को मिलता है, इम्पॉर्टेंट है। आरेलिया में तीन लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे प्लैनुला, इसका स्काइफिस्टोमा दिया है ना, स्काइफिस्टोमा तथा इफायरिया। तो ओबिलियम में केवल प्लैनुला लार्वा अवस्था होती है। किसमें? ओबिलियम में तो प्लैनुला होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया था? यहाँ पूछा गया था कि इफायरिया लार्वा किस में होता है? तो इफायरिया लार्वा आप याद रखे रहें आरेलिया में होता है, ठीक है। आरेलिया में इफायरिया लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ आरेलिया। और देखिए, एक कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू दी शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइसलैंड्स इज नोन एज। तो ये फ्रिंगिंग रीफ होता है, फ्रिंगिंग रीफ, ये कोरल रीफ लाइंग क्लोज, यानी कि कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति, ज्वालामुखीय द्वीपों के तटों के पास अगर पाई जा रही है तो फ्रिंगिंग रीफ। देखिए यहाँ पर कोरल रीफ किससे बनी होती है, ये सब जरा से इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की बनी हुई होती है, और जो कि गर्म तथा छिछले समुद्र में बनती है। इसका निर्माण मुख्य रूप से विशेष प्रकार के सिलेंट्रेटा जंतु कोरल के द्वारा होता है। ये एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कोरल जो है वो एंथोजोआ के अंतर्गत आएंगे, इन्हीं को कोरल कहते हैं। ये तीन प्रकार के हैं, एक फ्रिंगिंग रीफ, ये ज्वालामुखीय द्वीपों के तटों पर पाए जाते हैं, और जो बैरियर रीफ होते हैं ये किनारे से दूर बनते हैं, और ये ज्वालामुखी द्वीपों के तटों पर बनते हैं। और जो यहाँ देखें, ये अटल प्रवाल द्वीप वलय, ये जो होता है ये लैगून के चारों ओर बनता है। कहाँ बनेगा? लैगून के चारों ओर बनता है। कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? कोरल रीफ्स आर फार्म्ड बाई, कोरल रीफ्स यही सिलेंट्रेट जो होते हैं यही बनाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, इनमें से कौन एक कोरल नहीं है? तो ये देखें, पेनाट्यूला, ट्यूबिपोरा, आक्यूलिना, ये तो तीनों हैं। ये कोरल जो है ये हैं, और इसमें पूछा नहीं है तो ये साइनिया जो है यह नहीं है कोरल। देखिए उपरोक्त विकल्प में पेनाट्यूला, ट्यूबिपोरा और आक्यूलिना एक प्रकार के कोरल हैं, जबकि साइनिया कोरल नहीं है। साइनिया संघ सिलेंट्रेट के स्काइफोजोआ परिवार से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों एंथोजोआ से जो संबंधित हैं वो कोरल बनाते हैं, ठीक है। और ये जो साइनिया है, यह साइनिया संघ सिलेंट्रेट के स्काइफोजोआ वाले नहीं बनाएंगे। बनाता कौन है? एंथोजोआ, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है? मच्छर तो परजीवी है। फीताकृमि भी परजीवी है। ये सी एनिमॉन, समुद्री एनिमॉन जो है यह परजीवी नहीं है। जोंक भी परजीवी है, जानते हैं। तो फीताकृमि, जोंक तथा मादा मच्छर परजीवी होते हैं, परंतु समुद्री एनिमॉन एक क्या है? ये कमेंसल, सहभोजी जिसे कहते हैं, कमेंसलिज्म दिखाता है, जो कि कुछ गैस्ट्रोपोड मोलस्का के खाली पड़े खोल में ये जुड़ा रहता है, जिसमें हर्मिट क्रैब रहते हैं। अतः ये हर्मिट क्रैब के साथ सहभोजी संबंध बनाता है, जिससे एक को लाभ होता है परंतु दूसरे को न तो लाभ और न ही हानि, मतलब आप कहेंगे प्लस और जीरो।
एक को लाभ होगा, प्लस है ये, और जीरो का मतलब ना तो लाभ ना तो हानि। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है, रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स बाई, रीजनरेशन इन हाइड्रा ये अकर्स बाई कैसे होगा, इपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलैक्सिस, इपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस। देखिए तो इसमें आपको देखने को मिलेगा मॉर्फोलैक्सिस, मॉर्फोलैक्सिस जो होता है इसी में रीजनरेशन होता है। ठीक, देख लीजिए यहाँ रीजनरेशन दो प्रकार का होता है, एक इपीमॉर्फोसिस और एक मॉर्फोलैक्सिस। जब शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है तब उसे इपीमॉर्फोसिस, और जब एक छोटे से भाग से संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाए, देखिए शरीर का कोई भाग फिर से उत्पन्न हो जाता है तब उसी को कहेंगे इपीमॉर्फोसिस। लेकिन जब शरीर के एक कोई छोटा सा भाग हो, उसी से संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाए, जैसे हाइड्रा स्पंज में, तो मॉर्फोलैक्सिस, तो मॉर्फोलैक्सिस ही इसमें देखने को मिलता है। आप देखें रीजनरेशन हाइड्रा में मॉर्फोलैक्सिस। ठीक, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। हाइड्रा में तो आप जान रहे हैं ये हाइड्रा आपका सिलेंट्रेटा है, तो सिलेंट्रेटा में आप जान रहे हैं क्या होगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा ये टिश्यू ग्रेड। अगर पूरी फेरा पूछा जाए तब सेलुलर ग्रेड। ये किसके लिए है, ये आप बताएंगे पूरी फेरा के लिए, पूरी फेरा में ये देखने को मिलता है। ठीक, तो हाइड्रा में बहुत सी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समान कार्य को करने के लिए व्यवस्थित होती हैं। शारीरिक संगठन बहुकोशिकीय स्तर अर्थात उत्तकीय, अर्थात वही टिश्यू ग्रेड आप कह देते हैं। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन, ब्रेन नहीं है लेकिन नर्वस सिस्टम है, तो ये हाइड्रा में ही देखने को मिलता है। इसमें ब्रेन नहीं पाया जाता लेकिन नर्वस सिस्टम होता है। तो हाइड्रा में अनपोलराइज्ड तंत्रिका कोशिकाएं, नर्वस सेल्स का एक तंत्रिका जाल नर्वस नेट बनाता है, जो कि एक अल्प विकसित तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। इसमें मस्तिष्क नहीं होता जो कि नियंत्रण का कार्य कर सके, मतलब मस्तिष्क ही नहीं होगा तो नियंत्रण कैसे होगा। ओविलिया के मेटाजेनेसिस के संबंध में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें ये गोनेंजियम क्या हैप्लॉइड स्टेज है, या फिर हाइड्रेंथ सेक्सुअल स्टेज है, या मेडुसा डिप्लॉयड है। मेडुसा देख रहे हैं, मेडुसा अगर दिया होता सेक्सुअल तो सही रहता, तो जबकि ये वाला आपका यही सही नहीं है, जबकि मेडुसा डिप्लॉयड होता है लेकिन सेक्सुअल होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही, यहाँ नहीं पूछा था ना, सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए ये आपका बी वाला हुआ। प्लैनुला सेक्सुअल स्टेज प्लैनुला भी होता है, तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। देखिए ओविलिया में 3 तरह के सदस्य होते हैं, एक पॉलिप और हाइड्रेंथ यानी एसेक्सुअल, एक ब्लास्टोस्टाइल और तीसरा मेडुसा होता है। मेडुसा जो है आपका अलैंगिक अवस्था नहीं, ये तो लैंगिक है। ठीक है, ये लैंगिक है, ध्यान दें, लैंगिक अवस्था होती है। ऊपर ये पॉलिप होता है अलैंगिक है। सभी अवस्थाएं द्विगुणित होती हैं। पॉलिप में अलैंगिक जनन द्वारा मेडुसा बनता है, मेडुसा में लैंगिक जनन, देखिए यहाँ सही लिखा है, लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप बनता है। बहुरूपी प्राणी है, बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिज्म एनिमल, तो बहुरूपी, तो हाइड्रेक्टिनिया, ये देखिए पॉलीमॉर्फिक एनिमल है, हाइड्रेक्टिनिया, तो इसे याद रखे रहिए, हाइड्रेक्टिनिया ही है। हाइड्रेक्टिनिया एक सिलेंट्रेट है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के पॉलिप होते हैं, जैसे गैस्ट्रोजॉइड्स, डेक्टाइलोजॉइड्स,
ये टेंक्टोकिलोजॉइड्स, स्क्लेरेटोजॉइड्स, गोनोजॉइड्स, इसलिए इसे बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक एनिमल कहते हैं हाइड्रैक्टिनिया को। निम्नलिखित में से कौन जंतु समूह फाइलम सिलेंट्रेट के वर्ग एक्टिनोजोआ के उपवर्ग हेक्साकोरेलियम में सम्मिलित है? यहाँ जरा देखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द फाइलम सिलेंट्रेटा बिलोंग टू सब क्लास हेक्साकोरेलिया ऑफ द क्लास एक्टिनोजोआ? तो इसमें UZE याद रखना, ये आपका यूट्रिसिना, जोएंथस और एडवर्डसिया यही होते हैं क्लास एक्टिनोजोआ के अंतर्गत हेक्साकोरेलिया। देखिए सिलेंट्रेट संघ के 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो आपका हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ, एंथोजोआ या एक्टिनोजोआ भी कहते हैं। एक्टिनोजोआ को 3 उपवर्गों में बांटा गया है, एक्टिनोजोआ को यानी एंथोजोआ को। इसी में आपका ऑक्टोकोरेलिया, हेक्साकोरेलिया और ये टेबुलेटा और देखिए यूट्रिसिना, जोएंथस, एडवर्डसिया को उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित किया गया है। तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। देखिए दंसिका क्या है, जिसे आप निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये पार्ट ऑफ सेल है, क्या है, कोशिका का एक भाग होता है। कौन? निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट की उपस्थिति में सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं का विशेष लक्षण है ये, ठीक है, विशेष लक्षण है ये। और देखिए निडोसाइट या निडोब्लास्ट नामक विशेष कोशिका से उत्पन्न कोशिकांग होते हैं ये। और इसमें आपको हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीला तरल पदार्थ देखने को मिलता है, जो प्रोटीन और फिनाल का मिश्रण होता है। प्रोटीन और फिनाल किसमें होता है? इसी हिप्नोटॉक्सिन में। निडोब्लास्ट के स्वतंत्र छोर पर एक धागेनुमा संरचना होती है जिसमें कांटे लगे होते हैं और ये निडोसील कहलाते हैं। निमेटोसिस्ट की सहायता से ही हाइड्रा अपने शिकार को पकड़ता है तथा ये अपनी सुरक्षा भी करता है। तो हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? तो अभी तो आपने देखा था किसमें होगा, ये सिलेंट्रेट में होगा, यानी कि आप निमेटोसिस्ट आप कहेंगे। क्या कहेंगे? निमेटोसिस्ट में। तो देखें आगे, यहाँ ये निमेटोसिस्ट में देखने को मिलता है। आगे देखें हाइड्रा के दंश कोशिकाओं से निकलने वाला विषैला द्रव क्या है? तो अभी आपने देखा हिप्नोटॉक्सिन। पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज हिप्नोटॉक्सिन। ठीक, हिप्नोटॉक्सिन है। हिप्नोटॉक्सिन में जैसे पूछा जाए क्या क्या होता है, तो प्रोटीन और फिनाल। प्रोटीन और फिनाल अभी आपने देखा यहाँ पर, है ना, प्रोटीन तथा फिनाल का मिश्रण होता है। कौन? हिप्नोटॉक्सिन नामक जहरीले पदार्थ जो होता है, इस जो प्रोटीन और फिनाल का मिश्रण होता है। ठीक, आगे देखें, इसमें आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव हिप्नोटॉक्सिन है, ये तो हो गया। हाइड्रा के निमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ, निमेटोसिस्ट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है, वही हिप्नोटॉक्सिन ही है। निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन, अभी कहाँ पाया जाएगा? तो सिलेंट्रेट में पाया जाएगा, आपने देख ही लिया अभी। ओबिलिया की संवेदी कोशिका है ना। सेंसरी सेल ऑफ ओबिलिया इज, सेंसरी सेल लिथोसाइट होती है ओबिलिया में। कौन है? लिथोसाइट। देखिए यहाँ ओबिलिया के मेडुसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं जो स्टेटोलिथ यानी कि ऑटोलिथ नामक पदार्थ स्रावित करती हैं। और स्टेटोलिथ अगर आ जाए तो जान लीजिए कि वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होगा और संतुलन का ये कार्य करता है। कौन? तो आप बताएंगे ये जो ओबिलियक मेडुसा की एपिडर्मिस स्तर में लिथोसाइट नामक कोशिकाएं होती हैं। तो ये थोड़ा सा जानते रहिए। अब स्टेटोसिस्ट पाई जाती है, तो ओबिलिया में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। इसमें तो
ओविलिया सिलेंट्रेट संघ का जंतु है, जान रहे हैं। इस संघ के जंतुओं में अल्प विकसित प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम होता है। स्टेटोसिस्ट नामक संतुलित अंग पाया जाता है। प्लैनुला लार्वा, प्लैनुला देखिए, प्लैनुला को आप याद रखे रहें, ये ओविलिया का है। ओविलिया का याद रखे रहिए प्लैनुला। और अगर कभी पूछ लिए जाए इफाइरा लार्वा किसका है तो आरेलिया का, ठीक है। देखिए प्लैनुला लार्वा सिलेंट्रेट या निडेरिया संघ के कुछ जंतुओं के जीवन चक्र में होता है, जैसे ओविलिया आदि में यह स्वतंत्र रूप में तैरने वाला लार्वा है। अब जैसे डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन, डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? सी एनीमोन में, समुद्री एनीमोन में डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, ठीक। यानी कि जो डिप्लोब्लास्टिक उन जंतु को कहते हैं जिनमें दो जननी का स्तर हो, एक जर्म, दो यानी कि जर्म सेल पाए जाते हैं, इक्टोडर्म और इंडोडर्म। और एसिलोमेट वह अवस्था होती है जब सीलोम गुहा अनुपस्थित हो। एसिलोमेट मतलब सीलोम अब्सेंट, यह अवस्था समुद्री एनीमोन में देखने को मिलती है, जो कि सिलेंट्रेट संघ का जंतु है। अब देखिए हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट, हाइड्रा सभी प्रकार खाद्य पचा सकता है एक को छोड़कर। किसे छोड़कर? तो ये स्टार्च को नहीं पचा सकता। कौन? हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये स्टार्च को नहीं पचा पाता है। क्यों? क्यों नहीं पचा पाता? देखिए हाइड्रा के पाचन में अंतःकोशिकीय इंट्रासेलुलर तथा बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं। यह प्रोटीन, वसा तथा कुछ अन्य सरल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है, यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें इसके पाचन से संबंधित एंजाइम इनमें नहीं पाया जाता, तो स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम ही नहीं पाया जाता, इसलिए स्टार्च नहीं पचा पाता। ओविलिया के भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइंट्स क्या कहलाते हैं? देखिए द फीडिंग ज्वाइंट्स ऑफ ओविलिया आर नोन एज पॉलिप। क्या है? फीडिंग ज्वाइंट्स। ओविलिया भोजन ग्रहण करने वाले ज्वाइंट्स जो हैं वो पॉलिप हैं। ओविलिया एक बहुरूपी जंतु है, इसकी कॉलोनी में कई प्रकार के सदस्य होते हैं। इसमें पॉलिप भोजन ग्रहण का कार्य करता है, ठीक। देखिए हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणीय आरक्षण कहा जाता है? भ्रूणीय आरक्षण यानी विच सेल इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व। एम्ब्रियोनिक रिजर्व के लिए यही इंटेस्टाइनल सेल होते हैं, ठीक। इंटेस्टाइनल सेल एम्ब्रियोनिक रिजर्व के लिए होते हैं, इंटेस्टाइनल सेल। और एक देखिए ये टोटिपोटेंसी भी होता है, ये क्या करता है? ये तो जैसे कोई पार्ट अगर नष्ट हो गया तो बनाता है, अर्थात इन कोशिकाओं का रूपांतरण किसी भी दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में हो जाता है, ये खुद अपने आप को बदल लेते हैं, अतः इन्हें भ्रूणीय आरक्षण एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहते हैं। एक आपका टोटिपोटेंट भी है और ये इंटेस्टाइनल सेल भी है। आरेलिया में रोपैलियम एक जटिल संरचना है, किसका है? इन आरेलिया रोपैलियम इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ, ये 5 सेंस ऑर्गन, 5 इसमें संवेदी अंगों के ये रोपैलियम बने होते हैं, इसलिए जटिल संरचना कह देते हैं इसको। देखिए रोपैलियम आरेलिया की एक संवेदी संरचना है, इसमें कुल 3 प्रकार के 5 संवेदी अंग होते हैं। ओसली होती है, ऑल्फैक्टरी, पिट्स होता है और टेंटाकुलोसिस्ट होता है। तो कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे को भी शेयर करिए। इसके पहले पूरी प्रोटोजोआ का जो वीडियो है वो हम इसी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी है इसकी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।